हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 हिंदी। जिन भी स्टूडेंट्स का है आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि मेजर पेपर 9 में जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दिया हुआ वो सारा आज के इस क्लास में एक ही वीडियो में पूरा हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जितना भी है टोटल आपको 6 यूनिट दिया गया है मेजर पेपर 9 में। तो 6 यूनिट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज के इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन प्लस में आंसर सब देखने वाले हैं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव का आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप सबको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुना है। अगर कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया होगा और पीडीएफ में तो वो हम आपको सही करके बता देंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखेंगे कि यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास किस वर्ग में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी मनोविज्ञानवादी और ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदर्शवादी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जिस उपन्यास में अतीत की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई हो वह क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है आपको, एक मिनट। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक उपन्यास, ऑप्शन सी चरित्र प्रधान उपन्यास, ऑप्शन डी आंचलिक उपन्यास। तो ये कुछ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास। अगला सवाल है आपका कि प्रतिपाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी उद्देश्य। अगला सवाल पूछा गया है कि चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवकीनंद खत्री। एक मिनट, देवकीनंद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सामाजिक उपन्यासों का चित्रण एवं ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किसके उपन्यासों में मिलता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। सवाल पूछा है, जिन उपन्यासों में समाज के यथार्थ का चित्रण होता है उन्हें डैश उपन्यास कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यथार्थवादी, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा है, मानसिक द्वंद्व को आधार बनाकर लिखे जाने वाले उपन्यास डैश कहलाते हैं? तो यहाँ पे डैश छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा डैश, उसके बाद हो जाएगा कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी। सवाल पूछा है, डैश हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन की तत्कालीन समस्याओं से जोड़ा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। सवाल पूछा गया है, किन्नर कथा किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिंब नहीं, किसने कहा? तो ये कहे थे बाबू गुलाब राम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि उपन्यास को नवल कथा किस भाषा में कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजराती। अगला सवाल है, प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का कालखंड कब माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1877 से लेकर के 1980 तक। तो यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपका हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, गबन उपन्यास में कुल कितने पात्र हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि 11 होता है। तो चलिए अगला सवाल है कि जालपा को कौन सा आभूषण प्रिय था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रहार। अगला सवाल है कि गबन उपन्यास का उर्दू नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा गबन। इसमें आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन भी 2 बार गबन गबन लिखा गया है, पर बुक में ऐसा ही दिया गया था, इसीलिए ऐसा ही पीडीएफ में भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है गबन, बस। तो अगला सवाल है कि गबन उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो अगला सवाल है कि जालपा की सहेली का नाम क्या था? तो उसकी सहेली का नाम था रतन, ऑप्शन बी। सवाल है कि दयानाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा जागेश्वरी, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है कि जालपा का विवाह किससे होता है? तो सही आंसर है आपका रामानाथ से। अगला सवाल है, गबन में वकील कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जोहरा।
अगला सवाल है गबन के आरोपी कौन है? तो ऑप्शन ए दयानाथ, ऑप्शन बी राजेश कुमार मीना, ऑप्शन सी रमानाथ, ऑप्शन डी प्रेम शंकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश कुमार मीना। अगला सवाल दिया है कि दीनानाथ की पत्नी का नाम क्या है? तो दीनानाथ की पत्नी का नाम है नर्मदा। तो अगला सवाल है कि जालपा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ऑप्शन ए में प्रलाप है, ऑप्शन बी में कहना है, लेकिन ऑप्शन सी में आपका दिया गया है व्यर्थ की बात, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तीनों होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी में व्यर्थ की बात और ऑप्शन डी में हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसको आपको ध्यान रखना है कि जालपा का अर्थ होता है प्रलाप, कहना, व्यर्थ की बात, यही 3 अर्थ होता है जालपा का। तो अगला सवाल है कि प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है? तो वो है सेवा सदन। तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव नीचे प्रिंट हो गया है, तो चलिए उसको नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे देना है। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा सेवा सदन। अगला सवाल है कि गबन की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जालपा, ऑप्शन ए। तो अगला सवाल पूछा गया है कि गबन उपन्यास में गबन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रमानाथ। यूनिट 2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो आपको देखना है कि यूनिट 3 में क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है। यूनिट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है त्यागपत्र उपन्यास का मूर्तिमान रूप बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृणाल। अगला सवाल है त्यागपत्र किस प्रकार का उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। अगला सवाल है उपन्यास की नायिका कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे गुणाल नहीं होगा, मृणाल होगा। यहाँ पे गुणाल नहीं होगा, मृणाल होगा, ये वाला मृणाल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में कुल कितने पात्र हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये होगा। यहाँ पे उपन्यास होगा, उपन्यास नहीं होगा। अगला सवाल है उपन्यास में कितने तत्व होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अगला सवाल है सबसे छोटा उपन्यास क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन बी द आई यानी नाबोकोव, ये हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला सवाल है उपन्यास के सांसद कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, यही सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है वहाँ पे हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, प्लस में ऑप्शन भी मिला सकते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यशपाल कैसे रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रगतिवादी। तो अगला सवाल है कि दिव्य उपन्यास में यशपाल की शैली किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णनात्मक। अगला सवाल है कि दिव्या किस प्रकार की महिला है? तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए सशक्त एवं विद्रोही नारी। तो अगला सवाल है कि दिव्या में क्या चित्रित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला सवाल पूछा गया है कि यशपाल को 1970 में किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया है कि मधु पर्व का उत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि दिव्या को 50 स्वर्ण मुद्रा लेकर किसके हाथ बेच दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चक्रधर नाम पुरोहित। अगला सवाल है कि 1954 में प्रकाशित यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैला आंचल। अगला सवाल है दिव्या उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1945। तो अगला सवाल है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दिव्या, दूसरा दिया गया है जहाज का पंछी, और तीसरा है अमृत और विष, और चौथा है क्रमानुसार तीनों।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रमानुसार तीनों। यूनिट 4 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महाभोज उपन्यास किस चेतना से युक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजा नैतिक। अगला सवाल है, बिंदा को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए, हरिजनों के बल पर, ऑप्शन बी, बेसेसर की हत्या के, और ऑप्शन सी, मखवारों प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक आक्रामक मुद्दा कौन अपनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर अधिकारी। अगला सवाल है कि दत्ता साहब किस अखबार के संपादक हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसाल। अगला सवाल पूछा गया है कि मन्नू भंडारी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि महाभोज का कथानक भारत के किस गांव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोहा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि मन्नू भंडारी का सर्वप्रथम स्वतंत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1971। अगला सवाल है कि सुकुल बाबू प्रांत के क्या रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। अगला सवाल है, सरोहा गांव के पूरब में किसका अखाड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जुम्मन पहलवान का। तो अगला सवाल है कि लोचल भैया के नाम से किसको पुकारा जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिलोचन सिंह को पुकारा जाता था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिट 6, जो कि आपका लास्ट यूनिट बच गया है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। तो यूनिट 6 में क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो आपको देखना, ये यूनिट 6 का ऑब्जेक्टिव है। यूनिट 6 में सबसे पहला सवाल पूछा गया है, उपन्यास जुलूस के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपको याद रखना है, लेखक का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला सवाल है कि जुलूस उपन्यास की पृष्ठभूमि किस राज्य पर आधारित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल है, जुलूस उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रेम और विवाह, धार्मिक आस्थाएं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण समाज और जातीय संघर्ष, और चौथा है औद्योगिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण समाज और जातीय संघर्ष। तो अगला सवाल पूछा है, जुलूस उपन्यास का मुख्य नारी पात्र कौन सा है? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी मुनरी, ऑप्शन सी फुलवा, ऑप्शन डी राजमती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुनरी। एक मिनट, ऑप्शन बी मुनरी। चलिए अगला सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस लेखक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंचलिक उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कुछ और भी सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से 5 नंबर तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उपन्यास जुलूस किस समय के सामाजिक परिवेश को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वतंत्रता पूर्व भारत। अगला सवाल है, जुलूस उपन्यास में कौन सी सामाजिक बुराइयां पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन दिया गया है बाल विवाह, दहेज प्रथा या फिर शराबखोरी, जातिवादी और सामाजिक भेदभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें। अगला सवाल है कि जुलूस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1950, 1965, 1968 और 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968। अगला सवाल है, मुनरी उपन्यास में किस समुदाय की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरी। अगला सवाल है कि जुलूस में जुलूस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामूहिक प्रवास या आगमन। तो अगला सवाल है कि जुलूस में किस वर्ग के लोगों का आगमन गांव में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश शरणार्थी।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि उपन्यास की शुरुआत किस घटना से होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन से। ये आपको याद रखना है। तो अगला सवाल है कि शरणार्थियों का आगमन किस स्थान पर होता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरदह गांव। अगला सवाल है शरणार्थियों को गांव में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है कि मुनरी की कौन सी विशेषता गांव में चर्चा का विषय बनती है। उसकी सुंदरता, या फिर उसका पढ़ाई, या फिर उसका विद्रोही स्वभाव, या फिर उसका पहनावा। तो सही आंसर हो जाएगा उसका सुंदरता, यानी उसकी सुंदरता, ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया है मुनरी का विवाह किससे हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसका विवाह नहीं हुआ है, अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। तो चलिए अगला सवाल है कि गांव के कुछ लोग शरणार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहानुभूतिपूर्ण। अगला सवाल है कि गौरदह गांव में किसका दबदबा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुरों का। अगला सवाल है गांव में किसे शरणार्थियों की मदद में सबसे आगे दिखाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मास्टर साहब का। अगला सवाल है मुनरी को लेकर गांव में कौन सा विवाह होता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातीय मेलजोल को लेकर। सवाल पूछा गया है कि मुनरी किससे प्रेम करती है। ऑप्शन ए, मास्टर साहब, या फिर हरिहर, फजलू, या फिर किसी बांग्लादेशी शरणार्थी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी बांग्लादेशी शरणार्थी से। अगला सवाल है शरणार्थियों के संपर्क में आकर गांव के किस प्रकार का बदलाव आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो चलिए अगला सवाल है गांव में विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्टर साहब के नेतृत्व में होता है। अगला सवाल है जुलूस का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जुलूस का आयोजन ऑप्शन सी के उद्देश्य से किया गया था, यानी शरणार्थियों के अधिकार के उद्देश्य से। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है अनंत गांव की जनता किस पक्ष में खड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनरी और शरणार्थियों के पक्ष में। अगला सवाल है कि जुलूस उपन्यास का मूल संदेश क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक बदलाव और एकता। अगला सवाल है जुलूस किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंचलिकता। तो यूनिट 6 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरा हो चुका है कंप्लीट। टोटल अगर हम आपको बोले तो 6 यूनिट था आपका मेजर पेपर 9 में। तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरा हो चुका है। पूरा एक ही क्लास में मेजर पेपर 9 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले क्लास में मेजर पेपर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। जो भी मिस्टेक बीच में हुआ है उसका स्क्रीनशॉट हम आपको दे रहे हैं, मिला लेना है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।